हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वी के जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 9 जनवरी 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसने वृंदावन में पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने होगा। व्याख्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में वृंदावन में ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्रालय की घोषणा के अनुसार संवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल ये लड़कियों के लिए पहला सैनिक स्कूल है, जो लगभग 870 छात्रों की मेजबानी करता है। ये स्थापना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी संस्थाओं और राज्य सरकार के स्कूलों के सहयोग से 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की व्यापक पहल का हिस्सा है। मंत्रालय ने कहा कि ये नए प्रतिष्ठान पिछले पैटर्न के तहत संचालित 33 मौजूदा सैनिक स्कूलों के पूरक हैं। संवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल उन लड़कियों के लिए प्रकाश की किरण है जो सशस्त्र बलों में शामिल होने और अपनी जन्मभूमि की सेवा करने की इच्छा रखती हैं। सिंह ने 2019 में शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 से चरणबद्ध तरीके से सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश को मंजूरी दी थी। वृंदावन में संवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल के उद्घाटन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारी भी मौजूद थे। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, आपका सही आंसर राजस्थान के जयपुर जिले में होगा। व्याख्या। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन जयपुर, राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। 5 से 7 जनवरी 2024 तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 1920 में भारत में आईजीपी का पहला सम्मेलन आयोजित किया था और तब से ये सम्मेलन नियमित रूप से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा था। स्वतंत्रता के बाद आयोजित इस तरह के पहले सम्मेलन का उद्घाटन 12 जनवरी 1950 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया था। प्रारंभ में यह एक द्विवार्षिक आयोजन था, लेकिन 1973 के बाद से इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस संगठनों, साथ ही केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के लिए एक वार्षिक सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जाने लगा। प्रधानमंत्री ने 2014 से इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय विस्तार देते हुए पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप 2014 से वार्षिक डीजीपी सम्मेलन देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में 58वां आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया जा रहा है। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद आयोजित होने वाला ये पहला बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। ये सम्मेलन जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय गृह सचिव, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, साथ ही केंद्रीय पुलिस संगठनों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के प्रमुख शामिल होंगे। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तुअर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने होगा। व्याख्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तुअर दाल खरीद पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए किसान खुद को पंजीकृत कराने के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी अथवा बाजार मूल्य पर नेफेड और एनसीसीएफ को अपने उत्पाद बेच सकते हैं। शाह ने कहा कि भविष्य में उड़द और मसूर दाल के किसानों के साथ साथ मक्का किसानों के लिए भी इसी तरह की सुविधा शुरू की जाएगी। मंत्री ने मंच के माध्यम से तुअर की बिक्री के भुगतान के लिए 25 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के जरिए करीब 68 लाख रुपए हस्तांतरित भी किए।
सहकारी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड नेफेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड एनसीसीएफ जैसी दो केंद्रीय नोडल एजेंसियां दलहन का बफर स्टॉक रखने के लिए सरकार की ओर से दलहनों की खरीद करती है। जब दलहन की कीमतें एमएसपी से नीचे गिर जाती हैं तो ये एजेंसियां मूल्य समर्थन योजना के तहत भी दलहनों की खरीद करती हैं। अमित शाह ने कहा कि पंजीकृत तुअर किसानों के पास नेफेड, एनसीसीएफ या खुले बाजार में बेचने का विकल्प होगा। देश अब भी चना और मूंग को छोड़कर कुछ प्रकार की दालों के आयात पर निर्भर है। अमित शाह ने कहा, दिसंबर 2027 तक देश को दालों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। हम जनवरी 2028 से 1 किलो दाल भी आयात नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के अलावा नेफेड और एनसीसीएफ के अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी बन गई है? दोस्तों, आपका सही आंसर बिल्ड योर ड्रीम्स कंपनी होगा। व्याख्या: चीन की कंपनी बिल्ड योर ड्रीम्स दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी बन गई है। ताजा जारी आंकड़ों के मुताबिक BYD ने 2023 की चौथी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर में ग्लोबल मार्केट में 5,26,409 इलेक्ट्रिक कारें बेची, जबकि टेस्ला ने इसी तिमाही में 4,84,507 कारें बेची। इलेक्ट्रिक कारों के उत्पादन और बिक्री के मामले में इसने अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। इस दौरान टेस्ला न सिर्फ बिक्री बल्कि इलेक्ट्रिक कारों के उत्पादन के मामले में भी BYD से पीछे रही। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने साल के बाद अपने कीबोर्ड में एक नया बदलाव कर रहा है? दोस्तों, आपका सही आंसर 30 साल बाद होगा। व्याख्या: माइक्रोसॉफ्ट 30 सालों बाद अपने कीबोर्ड में एक बदलाव कर रहा है। कंपनी एक नया बटन जोड़ रही है, जो आने वाले लैपटॉप में देखने को मिलेगा। इस बटन पर क्लिक करते ही आप सीधे माइक्रोसॉफ्ट के AI टूल कोपायलट को एक्सेस कर सकेंगे। कंपनी ने 1994 के बाद पहली बार अपने कीबोर्ड के लेआउट में कोई बदलाव किया है। कंपनी इस बटन को स्पेस बार के दाईं ओर प्लेस करेगी। 1994 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज बटन को ऐड किया था। बहुत से लोग इसे स्टार्ट की के नाम से भी जानते हैं, जिसकी मदद से आप विंडोज मेन्यू को एक्सेस कर पाते हैं। इस बटन के बाद कंपनी अपने कीबोर्ड में पहली बार कोई बदलाव कर रही है। आने वाले दिनों में हमें कोपायलट बटन के साथ विंडोज 11 लैपटॉप देखने को मिलेंगे। इस शॉर्टकट की मदद से यूजर्स AI का इस्तेमाल करके इमेज क्रिएट कर सकेंगे, ईमेल लिख सकेंगे और टेक्स्ट को समराइज कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में IMF जनवरी में पाकिस्तान को कितने मिलियन डॉलर की किश्त जारी करेगा? दोस्तों, आपका सही आंसर 700 मिलियन डॉलर की होगा। व्याख्या: IMF के कार्यकारी बोर्ड के कैलेंडर के अनुसार आगामी बैठकें 8, 10 और 11 जनवरी को निर्धारित हैं, जिसमें पाकिस्तान के मामले पर अंतिम दिन चर्चा होनी है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी बोर्ड की 11 जनवरी को होने वाली बैठक में राहत पैकेज की अगली किस्त के रूप में $70 करोड़ मिलने की उम्मीद है। IMF का मौजूदा कार्यक्रम $3 अरब का है और इसके अप्रैल के दूसरे सप्ताह में समाप्त होने की उम्मीद है, जिसमें करीब $1.8 अरब का भुगतान नहीं किया गया है। $1.2 अरब की शुरुआती किस्त जुलाई में जारी की गई थी। वहीं नए फंड जारी करने के संबंध में IMF कर्मचारियों और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच एक समझौता नवंबर 2023 में हुआ था, जिसे इस महीने जारी किया जा सकता है। IMF ने इससे पहले श्रीलंका को कर्ज दिया था, ताकि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति संभल सके। IMF ऐसी संस्था है जो परेशानी में पड़े हुए देश की मदद करता है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, किस मंदिर में आयोजित किया गया था? दोस्तों, आपका सही आंसर मोढेरा सूर्य मंदिर में होगा। व्याख्या: गुजरात सरकार ने सोमवार को राज्य में 108 स्थानों पर 50,000 से अधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया।
इस आयोजन का राजकीय समारोह मेहसाणा जिले के मोढेरा स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा किया गया था। मोढेरा समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी की गरिमा में उपस्थिति ने इस अवसर की भव्यता बढ़ा दी। प्रश्न नंबर 8, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? दोस्तों, आपका सही आंसर जम्मू कश्मीर होगा। व्याख्या: जम्मू और कश्मीर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसका उद्देश्य शिल्पकार समुदाय के कौशल को सशक्त बनाते हुए इसे आगे बढ़ाना है। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) में सचिव अतुल कुमार तिवारी ने शोपियां के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) में दर्जी क्राफ्ट में 30 प्रशिक्षुओं विश्वकर्मा के पहले बैच के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया। इस योजना में 5 से 7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण, 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना में व्यक्ति को प्रतिदिन 500 रुपये दिए जाते हैं और इसमें प्रशिक्षित विश्वकर्माओं के लिए 15,000 रुपये का मुफ्त आधुनिक टूलकिट शामिल है। उन्होंने कहा कि इन लाभों के अतिरिक्त योजना उनके व्यवसायों को विस्तृत करने के लिए क्रेडिट आधारित सरल ऋण और विपणन सहायता भी प्रदान करती है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रिक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है: ए भारत, बी ब्राजील, सी चीन, डी रूस।